हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था आधुनिक युग से पहले की कहानी। ठीक है, जो आज का युग चल रहा है उससे पहले किस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, वो सारा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसमें हमने जाना था रेशम मार्ग के बारे में कि किस तरह से रेशम मार्ग ने हेल्प करी दुनिया में वैश्वीकरण के लिए। ठीक है, और हमने जाना था कि किस तरह से ये जो एक दूसरे देश के खान पान है, संस्कृतियां हैं, वो किस तरह से दूसरे दूसरे देशों में गई। और ना केवल खान पान गया, खाने पीने की चीजें गई, कपड़े गए, संस्कृतियां गई, जबकि बीमारियां भी गई। ठीक है, और कई बार इन बीमारियों ने जो औपनिवेश सरकार थी उनको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, इसमें हमने देखा था 19वीं शताब्दी के दौरान किस तरह से जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो आगे बढ़ रही थी। ठीक है, वो सारी चीज हमने इसमें देखी थी। हमने जाना था कि विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, किस तरह से जो यूरोप के लोग थे जो भूख प्यास से तड़प रहे थे और अपनी भूख प्यास रोजगार की तलाश में वो दूसरे दूसरे महाद्वीपों में गए, और जाने के बाद उन्होंने किस तरह से दूसरे लोगों पर अत्याचार किया था। फिर हमने जाना था कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया। ठीक है, किस तरह से तकनीकी ने वैश्वीकरण का विकास करने में मदद करी, ये सब हमने जाना था। हमने जाना था ना केवल खाने जा रहे थे, एक दूसरे की संस्कृतियां जानी थी, हमने यहाँ पर जाना था कि किस तरह से मांस का भी व्यापार हो रहा था। ठीक है, फिर हमने जाना था कि उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसी तो हुई थी कि यूरोप के लोग खाने की तलाश में अन्य अन्य देशों में गए, ना केवल भारत में आए, ना केवल उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में गए, बल्कि अफ्रीका के भी लगभग लगभग सभी देशों में ये जा चुके हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि अफ्रीका का नक्शा किसने बनाया है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूरोप वाले लोगों ने ही बनाया है। पहले अफ्रीका महाद्वीप ऐसे अलग अलग नहीं बटा हुआ था, अलग अलग देश नहीं थे, सारे लोग आराम से जिसका जहां मन कर रहा था वहां रह रहे थे। ठीक है, फिर हमने जाना था कि मवेशी प्लेग की बीमारी ने किस तरह से इनको विजय दिलवाई, किसको, यूरोपीय लोगों को विजय दिलवाई अफ्रीका में। ठीक है, यानी कि जब मवेशियों में ये बीमारी फैली, यानी कि वहां के जानवरों में प्लेग जैसी बीमारी फैली, तो इसका पूरा फायदा किसने उठाया था, अफ्रीकी वो लोगों का शोषण किया था और यूरोप वालों को फायदा हुआ था। ठीक है, फिर हमने जाना था कि भारत से एग्रीमेंट पर किस तरह से मजदूर जाते थे, क्या काम करते थे, कितना सब कुछ उन्होंने सहा। ये एक चित्र है जिसमें मजदूरों को, जैसे कैदियों को उनके नंबर से जाना जाता है, वैसे ही वहां मजदूरों को उनके नंबर से जाना जाता था, ना कि नाम से। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से जानी थी, सारा कुछ देखा था। आज हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। ठीक है, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था किस तरह से पनप रही थी और किस तरह से सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं आगे चल रही थी। अभी तक आपने इसके वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, और उनसे भी पहले मैंने एक वीडियो में आपको पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई है, बहुत इजी वे में सुनाई है। अगर आप उस कहानी वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा कहानी के रूप में। ठीक है, तो आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी और एक एमसीक्यू। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। उनमें 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी की ना केवल हिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी, बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सबकी मिलेंगी। ठीक है, और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो इनको देखने के लिए भी आप सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, और चैनल ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से चल रही थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विश्व युद्ध कब कब हुए थे। महायुद्ध यानी विश्व युद्ध। ठीक है, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था स्टार्ट 1914 में, चला कब तक था, 1918 तक ये चला था। ठीक है, कब तक, 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था। समाप्त कब हुआ था, 1941 में समाप्त हुआ था। ठीक है, ये 4 डेट आपको याद रखनी ही है, और इनका जिक्र बहुत बार किया गया है एनसीईआरटी में। तो आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको ये सब याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। अब हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध, पूरा विश्व लड़ा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताती हूँ कि पूरा विश्व कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं था, वो इनडायरेक्टली चीजें हो रही थी। सारी की सारी लड़ाई कौन लड़ रहे थे, यूरोप के लोग।
ठीक है, यूरोप के देश ही आपस में लड़ रहे थे, चाहे पोलैंड की बात करें, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, चाहे यूक्रेन की, मतलब ये सब आपस में ही लड़ रहे थे, इनका सबका आपस में ही चल रहा था। इसमें ना तो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे डायरेक्टली उन्होंने भाग लिया, ना इन सभी देशों ने भाग लिया था, आपस में ये यूरोप के लोग ही लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि लेकिन उसके असर सारी दुनिया ने महसूस किया। ठीक है, जब कहीं भी युद्ध होता है, ठीक है, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन का हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम डायरेक्ट उनके साथ हैं, ना हम इनडायरेक्ट उनके किसी भी पक्ष के साथ हैं। ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एक दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, कैसे, व्यापार के जरिए, संस्कृति के जरिए, है ना, खान पान के जरिए, मतलब थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है किसी दूसरे देश में, अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, या वायरस फैल रहा है। जैसे चाइना में वायरस फैला, पूरी दुनिया में वायरस फैला, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी 2 साल तक डाउन रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें फर्क डालती हैं एक दूसरे देश से, तो ऐसे ही उसमें भी हुआ था। उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया था जिसे उभरने में दुनिया को 3 दशक लग गए, यानी कि 30 साल। ठीक है, 1 दशक माने 10 साल, 2 दशक माने 20 साल, और 3 दशक माने 30 साल लग गए थे। ठीक है, क्योंकि जो बम धमाके छोड़े जा रहे हैं डेली, ठीक है, वो किसी न किसी के पैसे से है, फ्री में नहीं है। वो जो सेनाएं लड़ रही हैं डेली, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो गाड़ियां भर भर के जा रही हैं सैनिकों की, तो वो डीजल पेट्रोल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की जेब से वो गए हैं पैसे। ठीक है, तो सभी अर्थव्यवस्थाएं संकट में आ जाती हैं, जहां भी लड़ाई चल रही होती है वो तो डायरेक्टली आती ही हैं, और इनडायरेक्टली बाकी देश भी आने लगते हैं। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और अंत में मानव एक और विनाशकारी युद्ध के नीचे कहने लगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं युद्धकालीन रूपांतरण, युद्ध काल में किस तरह की चीजें हुई, मतलब हम जानेंगे कि युद्ध के समय किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही थी, किस तरह से वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा था। ठीक है, किस तरह से व्यापार चल रहा था, किस तरह से व्यापार प्रभावित हुआ, किस तरह से सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का सीधा सीधा मतलब है कि रोजगार में कमी आई, खान पान ठीक से नहीं मिल पा रहा था लोगों को, लोगों की जो निजी जिंदगी थी जो आराम से स्मूथली चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंची लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें ही जान रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में एक खेमे में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियों में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ओटोमन तुर्की। ठीक है, अगस्त 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज्यादा चलता रहा। ठीक है, जैसे रूस और यूक्रेन का अभी हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है, तब ऐसा लग रहा था कि 8-10 दिन में युद्ध का परिणाम आ जाएगा, और लग रहा था कि रूस के फेवर में ही आएगा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है और यूक्रेन बहुत छोटा देश है ना, तो ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तक भी युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से खूब नुकसान हो रहा है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से धराशायी हो रही है। ठीक है, और हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है इस समय तक, क्योंकि 3 साल से न प्रॉपर बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न कोई डिग्री है, डिप्लोमा, सब कुछ ठप पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी, अर्थव्यवस्था जब भी चलती है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नई नई जॉब मिल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था ठीक से चलती है। अब कोई कमाई का साधन नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ से चलेगा, तो पूरी तरह से प्रॉब्लम चल रही है वहां पर। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे, और शत्रुओं को निस्तनाबूद करने के लिए, मतलब एक दूसरे को खत्म करने के लिए वो तैयार थे, और करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मशीन गनों का आविष्कार कर लिया था, टैंकों का, हवाई जहाजों का, रासायनिक हथियार पता है क्या होते हैं रासायनिक हथियार? रासायनिक हथियार उनको बोलते हैं कि एक दूसरे देशों के ऊपर क्या गिरा देना, वायरस गिरा देना। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि चाइना ने ये जो कोरोना वायरस है ये दूसरे देशों के लिए बनाया था, और किसी कारणवश कुछ गड़बड़ हुई किसी लैब में, और ये वायरस सबसे पहले चाइना में फैल गया। अगर चाइना इस वायरस को कंट्रोल करना चाहता तो कर सकता था, ठीक है, काफी हद तक कर सकता था। पहले वो लोगों को अवेयर कर सकता था, बाकी देशों को बता सकता था कि इस तरह का कोई वायरस है,
जो हमारे देश में फैल गया है, इसलिए आप लोग अपने अपने देश में रोकथाम करने की कोशिश करो। लेकिन चाइना ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। जब पूरी दुनिया में वायरस फैल गया उसके बाद भी चाइना इस बात को नकारता रहा कि ये जो वायरस है ये चाइना से फैला है। ठीक है, अगर वो पहले बता देता तो काफी लोगों की जान बच जाती। ठीक है, करोड़ों लोग मारे गए, उनकी जान बच जाती। तो रासायनिक हथियार क्या होते हैं? बीमारियां फैलाने वाले वायरस होते हैं। जैसे कोरोना भी एक उसका उदाहरण है, जैसे चेचक उसका उदाहरण है, जैसे टाइफाइड उसका एक उदाहरण है, टीबी उसका एक उदाहरण है। तो ये क्या है? ये बीमारियां हैं। बीमारियों के जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको दूसरे दूसरे देशों में फैला देते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप पर जो विजय रही, उपनिवेश जो सक्सेसफुल रहा, उसका मेन कारण यही था कि प्लेग जैसी बीमारियां वहां फैली और उनके सारे जानवर मर गए, और फिर उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया जो यूरोप के लोग थे उन पर अच्छे से शासन करने का, क्योंकि अब उनके पास रोजगार नहीं, घर नहीं, वो मवेशी नहीं बचे, घी दूध सब खत्म हो गया। जब मवेशी नहीं है तो क्या खाएंगे वो बेचारे, है ना। और फिर उनकी जमीन छीन ली गई। तो ऐसे ऐसे करके यूरोप ने पूरा कंट्रोल कर लिया अफ्रीका महाद्वीप पर। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। ठीक है, ये किसकी देन थी? ये उद्योगीकरण की देन थी। कौन कौन सी उद्योगीकरण की देन थी? ये मशीन गन बन रही थी, जो टैंक बन रहे थे, जो हवाई जहाज बन रहे थे, औद्योगिकरण से ही हुआ ना ये सब। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी। ठीक है, जिन जिन जो देश लड़ रहे थे वो तो भर्ती कर ही रहे थे अपने अपने देश के लोगों को। जो लोग उपनिवेश कर रहे थे, जैसे इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ उपनिवेश कर रहे थे, तो वो हमारे यहाँ से भर्ती करके ले जा रहे थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भी भर्ती कराई उन्होंने जबरन लोगों की कि चलो हमारे इंग्लैंड की तरफ से लड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ाई, मतलब ऐसा कुछ करा। क्रिप्स मिशन के द्वारा भी लोगों को समझाने की कोशिश करी भारतीयों को कि भाई तुम एक काम करो, हमारी तरफ से विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चलो। तो उसका काफी विरोध भी हुआ। तो ना केवल उन देशों के सैनिक मारे गए, बाकी पूरी दुनिया के जो लोग थे वो मारे गए इस युद्ध में। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी और विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाता था, यानी कि सेना को अन्य अन्य देशों से लोगों को ले जाया जा रहा था युद्ध में। ठीक है, अब युद्ध से बाकी देशों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अफ्रीका के किसी देश का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यूरोप के लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे वो उनको जबरन, ठीक है, लालच देकर, उनसे झूठ बोलकर, कैसे भी बहला फुसलाकर उनको अपने यूरोप में ले जा रहे थे और बॉर्डर पर खड़ा कर रहे थे, उनको लड़वा रहे थे। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे भारत के भी बहुत सारे सैनिक गए, ठीक है, उनको बहला फुसलाकर कुछ लालच देकर ऐसे ले जाते थे और वहां पर कई बार वो आए ही नहीं वापिस। ऐसा उनके साथ हुआ। तो ऐसा इन यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ किया है, ना केवल भारत के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इस युद्ध ने मौतों और महाविनाश जैसी विभीषिका रची और उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्तियों के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर हम ये कहें कि ये जो युद्ध था, ये आधुनिक जो हथियारों का जो प्रयोग किया गया, ये सारा की सारा किसका करा जा रहा था? ये सारा की सारा औद्योगिकरण की वजह से होगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर औद्योगिकरण नहीं होता, हथियार नहीं बनते, ये सारी चीजें नहीं होती, तो इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। ठीक है, भाला तलवार से और इन सब से कितने दिन युद्ध चलता? कुछ दिन चलता है, लेकिन तोप वगैरह से तो महीने नहीं 4 साल तक ये युद्ध चला। देखो ये एक फोटो दे रखा है, इसमें ये बम जैसे कुछ चीजें हैं और ये तैयार करी जाती है युद्ध के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही जमीन पर गिराई जाएंगी, ये वहां गिराई जाएंगी जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती होगी। ठीक है, मतलब ये एक तरह से बम के रूप में यमराज खड़े हैं। ठीक है, ये सारे यमराज हैं और जब लोगों के ऊपर गिराए जाएंगे तो लोग उनसे मरेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हो रहा था। ठीक है, पहले कुछ और चीज बन रही थी उद्योग में, अब जब युद्ध चल रहा है तो युद्ध में बम धमाकों की मांग बढ़ती जा रही है, तो ये चीजें ज्यादा बिकने लगी। तो जो ज्यादा बिकेगा वही ज्यादा फैक्ट्री में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। ठीक है, लगभग मतलब मान लो कि 1 करोड़ लोग लगभग मारे गए युद्ध में। और देखो इतने लोग कोरोना में नहीं मारे गए हैं। ठीक है, तो लेकिन उस समय युद्ध में यूरोप में मारे गए थे इतने लोग। और जिस देश में युद्ध होता है उस देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उस देश के घर मकानों का नुकसान होता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो ऐसे थोड़ी नहीं देखते हैं कि दुश्मन देश के लोग कम मारे जाए या वहां के घरों पर अटैक ना किया जाए। जब युद्ध होता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, बस एक दूसरे के को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर नहीं देखा जाता कहाँ घर है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ महिलाएं मर रही हैं, कहाँ पुरुष मर रहे हैं, कुछ नहीं देखा जाता। फिर तो बस एक दूसरे का नुकसान ही किया जाता है। और जीत, इसी को जीत कहते हैं। युद्ध में जीत किसकी होती है? जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया सामने वाली पार्टी को, उसकी जीत होगी, है ना। यही होता है ना युद्ध में। तो इसलिए कहा जाता है कि युद्ध कभी भी प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भी बोलते हैं जब समझा रहे होते हैं
द्रौपदी कहती है कि मेरा जो अपमान हुआ उसका उसका क्या, आप युद्ध ही एक विकल्प है। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि युद्ध हमेशा लास्ट विकल्प होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ना बचे तो युद्ध होना चाहिए, अन्यथा युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल दो व्यक्ति नहीं लड़ रहे होते हैं, दो राजा नहीं लड़ रहे होते हैं, दो देशों की सेना नहीं लड़ रही होती है, जबकि युद्ध उस पूरी समस्त मानव प्रजाति लड़ रही होती है, ठीक है। वहां उस क्षेत्र में जितनी भी मानव प्रजाति रह रही है वो सब लड़ रही होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जिस घर का बेटा मरेगा उस घर की अर्थव्यवस्था पूरी जिंदगी के लिए खत्म, ठीक है। अकेला लड़का है वो भी मर गया, कमाने वाला कोई नहीं है, क्या होगा। अब तो पेंशन वेंशन मिल जाती है, पहले तो वो भी नहीं मिलती होगी, है ना। तो पहले तो वो भी नहीं मिलती होगी, तो जो मर गए तो अब वो उस घर के लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। मृतक और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। अब देखो जो सैनिक मर रहे थे उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी उम्र 18 से 60 साल तक की होगी, ठीक है। बिल्कुल 80 साल का बुढ़ा तो कोई नहीं गया होगा युद्ध में, युद्ध में नए लड़के ही जाते हैं। और जबकि मैं उम्र ज्यादा ही बोल रही हूँ, 18 से लगभग 40 या 45 साल के बीच के लोग ही होते हैं जो युद्ध में सबसे आगे लड़ने जाते हैं, ठीक है। तो इतनी उम्र के लोग जो हैं वो मारे गए। अब वही लोग क्या होते हैं, काम करने वाले होते हैं, ठीक है। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, कामकाजी जो जनसंख्या होती है, वो अगर हम अच्छी जनसंख्या की बात करें, जो मजदूर होते हैं या जो किसान होते हैं या किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वो लगभग 18 साल से और 50-55 के बीच का जो व्यक्ति है वो एकदम स्वस्थ है और वो अच्छे से काम करता है। और ये जो लोग थे ये बहुत बड़ी संख्या में द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरोप में आदमियों की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की जो आय थी वो गिर गई थी। अब एक परिवार में 2-3 पुरुष हैं, वो भी युद्ध में मर गए, तो फिर क्या होगा, खत्म, परिवार की आय खत्म। अब महिलाएं जो थोड़ा बहुत कमाएंगी, रोजी रोटी चलाएंगी, बस खाना पीना ही चलेगा उससे, ठीक है। युद्ध संबंधी सामग्रियों का उत्पाद करने के लिए उद्योगों का पुनः गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया, ठीक है। मर्द मोर्चे पर जाने लगे, तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर निकलना पड़ा, जिन्हें अब केवल मर्द का ही काम माना जाता था, ठीक है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगी कि इस लाइन का ये मतलब है कि अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें भारत में, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम जब की बात करें तो बहुत कम महिलाएं थी जो जॉब करती थी। बहुत कम महिलाएं, मतलब ना के बराबर महिलाएं, कोई लाखों में एक आध कोई जॉब करती होगी, नहीं करती थी, ठीक है। आज भी भारत की लगभग 20-25% महिलाएं जॉब करती हैं, ठीक है। जो शहर हैं उनमें लगभग 50% महिलाएं जॉब करती हैं और गांव देहात की 10-20% महिलाएं जॉब करती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा महिलाएं जॉब नहीं करती हैं। तो यूरोप में भी यही चल रहा था, ठीक है। यूरोप में भी ऐसा ही था कि महिलाएं घर पर रहती थी और जो मर्द थे वो काम करते थे, बाहर जॉब करते थे। महिलाएं घर में बच्चे संभालती थी, घर का काम करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसा अब उन घरों में चल रहा है, भारत में उन घरों में चल रहा है जिनमें घर में महिला रह के बच्चे संभालती हैं, घर का काम देखती हैं, ठीक है। और जो पुरुष है वो बाहर से कमा के लाते हैं, महिलाओं के हाथ पे पैसे रखते हैं कि भाई तुम घर चलाओ, घर का पूरा हिसाब किताब देखो। वैसी ही संस्कृति यूरोप में चल रही थी। यूरोप में जो महिलाएं आगे बढ़ना शुरू हुई, वो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी विश्व युद्ध, ठीक है। जब विश्व युद्ध में लड़के, घर के सभी लड़के बाहर जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, घर भाई पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो औरतें फिर काम करने लगी, ठीक है। और सरकार की तरफ से भी बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को काम में झोंक दिया जाए, क्योंकि जो खेती है वो ठप पड़ गई आदमियों के बिना, सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए, क्योंकि सारे के सारे आदमी कहाँ जा रहे थे, युद्ध में जा रहे थे, और ज्यादातर युद्ध में लोग मारे जा रहे थे। जिन घरों के लड़के मारे जा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि काम करने वाले जो लोग थे उनकी कमी पड़ने लगी, आदमियों की कमी पड़ने लगी, औरतें ज्यादा होने लगी, ऑटोमेटिक भाई आदमी मर जाएंगे तो औरतें ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर क्या किया गया, औरतों से बोला गया कि बाहर निकलो और काम करो, ठीक है। तो फिर महिलाओं ने मोर्चा संभाला, हर क्षेत्र में मोर्चा संभाला, और हर क्षेत्र में महिलाएं काम करने लगी, फैक्ट्रियों में काम करने लगी, दफ्तरों में काम करने लगी, हर जगह महिला काम करने लगी, ठीक है। अब जब महिलाएं काम करने लगी, उसके बाद महिलाओं ने बोला अब हमें अधिकार चाहिए, ठीक है। फिर महिलाओं ने सबसे पहले फ्रांस में आवाज उठाई, इंग्लैंड में आवाज उठाई कि अब हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए, जब आप हमसे काम ले सकते हो, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पुरुषों के बराबर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए, ठीक है। यहां से ये आग और ज्यादा भड़की और बाद में 1936 से ये अधिकार मिलने प्रारंभ हो गए। कभी किसी देश को में आंदोलन बढ़ता महिलाओं का कि भाई वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, हमें ये सारे अधिकार भी हमें, तो जब आप हमसे काम ले रहे हो, हम काम कर रहे हैं, घर का खर्च चला रहे हैं और आदमियों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है,
तो अब हमें अधिकार भी चाहिए। तो सबसे पहले 1936 में वोट डालने का अधिकार मिला था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने पिछली 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये आपको बताया है, ठीक है। कहाँ मिला था मैं ऑप्शन दे देती हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ठीक है। इन सारे देशों में से कहां पर वोट डालने का अधिकार महिलाओं को 1936 में मिला था, ठीक है। और बाद में जो आंदोलन बढ़ते रहे आगे भी, ठीक है। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1947 के आसपास ये आंदोलन तेज होते चले गए और 1950 के लगभग मोस्टली देशों में महिलाओं ने आंदोलनों को सक्सेसफुल किया और आंदोलन के जरिए वोट डालने का अधिकार प्राप्त करा, ठीक है। और भारतीय महिलाओं ने कहीं कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी कोई आंदोलन नहीं किया, उसके बाद भी उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया है और वो इस अधिकार का बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है, ठीक है। वोट डालने के लिए जाती ही नहीं है, घर में बैठी रहती है। आप सोचो यूरोप में महिलाएं इतनी बुरी तरह लड़ी हैं अपने लिए, कितनी महिलाएं शहीद भी हुई होंगी इन सब आंदोलन वगैरह में, तब उनको वोट डालने का अधिकार मिला था, ठीक है। तो अपने अधिकारों को समझो और अपने अधिकारों का प्रयोग करो, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, ठीक है। खुद डिसाइड करो कि आपको अपना वोट किसको डालना है। ना अपने भाई से पूछना है, ना अपने पिता से पूछना है, ना अपने पति से पूछना है, ना अपने बच्चों से पूछना है। आप खुद डिसाइड करो कि कौन सी सरकार आपके लिए सही काम कर रही है और वोट डाल के आओ, ठीक है। तो ये एक काम महिलाओं का है। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से जो युद्ध चल रहे थे उनमें कितना नुकसान हुआ। ना केवल अर्थव्यवस्थाएं चली गई, ना केवल पैसों का नुकसान हो रहा था, बल्कि पुरुषों का भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। यूरोप में पुरुषों की कमी हो गई तो महिलाओं को काम करने के लिए उतरना पड़ा। और ये जो छोटे कपड़े पहनने का चलन है, ठीक है, ये भी मैंने आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाया था। ये जो छोटे कपड़े पहनने का चलन है ये भी विश्व युद्ध की वजह से ही स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? युद्ध में, जब युद्ध चल रहा था तो कृषि में घाटा आ रहा था, कृषि करने वाले लोग नहीं थे, तो कपास की खेती कम हो रही थी। तो दूसरे देशों से भी आयात नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? कि एक दूसरे देश अगर दुश्मन देश का जहाज जा रहा है तो उसको गिरा देते थे, है ना। सामान जा रहा है पानी के जहाज के जरिए तो उनको जहाजों को डुबा देते थे, तो व्यापार भी कम हो गया था। तो क्या हुआ? तो कॉटन की कमी होने लगी। अब जो सेनाएं लड़ रही थी उनके लिए रोज कपड़े उनके फट रहे थे, तो उनको रोज यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो उनकी यूनिफॉर्म के बन रही थी, अब कपड़े हो गए महंगे। तो फिर महिलाओं ने क्या किया कि भाई हम तो घर में रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट कपड़े पहन लेंगे। शॉर्ट कपड़े मतलब पहले वो जो महिलाएं थी वो आधे जो आजकल आप लोग कैपरी बोलते हैं वहां तक कपड़े पहनने लगी, फिर वो हाफ निक्कर पहनने लगी और फिर वो मिनी स्कर्ट पहनने लगी। तो ये जो कम कपड़े पहनने का फैशन था ये यूरोप में विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि बड़े कपड़े महंगे आ रहे थे, छोटे कपड़े सस्ते आते थे, तो गरीब लोग सस्ते कपड़े पहन लेते थे वहां के, ठीक है। आजकल पैसे वाले लोग कम कपड़े पहन रहे हैं, उनको कोई भी आपको कम कपड़े पहनता हुआ मिले तो प्लीज उसको ये यूरोप की कहानी बताना कि कम कपड़े यूरोप में विश्व युद्ध के दौरान वो लड़कियां पहनती थी जो गरीब थी, जो महिलाएं गरीब थी, ठीक है। पैसे वाले लोग तब भी पूरे कपड़े पहन रहे थे, बड़े बड़े गाउन पहनती थी। ये गाउन पहनने का जो फैशन है ये यूरोप से ही आया है। और जिनके घर में पैसे वैसे की कमी थी वो बेचारी शॉर्ट कपड़े में घूम रही थी, ठीक है। मतलब पजामा तो 100 रुपए का आएगा और हाफ निक्कर 50 का आएगा, तो वो 50 रुपए के कपड़े खरीद ले रही थी। तो ये सब चल रहा था और वहां से ये छोटे कपड़े पहनने का फैशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो महिलाओं को यूरोप में जो सारे अवसर मिले जॉब करने का या छोटे कपड़े पहनने का, वो सब विश्व युद्ध की ही देन था, ठीक है। विश्व युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे, ठीक है। अब किसी को किसी से प्यार भाईचारा ये सब नहीं रहा। अब सबने सोच रखा था कि सामने वाले को खत्म करके ही मारेंगे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। अब अमेरिका नहीं था इन दोनों युद्धों में, ठीक है। अमेरिका पीछे से, अमेरिका किसी भी युद्ध में नहीं होता है। अमेरिका लड़ने भिड़ने में विश्वास नहीं रखता है। अमेरिका क्या विश्वास रखता है कि भैया दो देश जो लड़ रहे हैं, अगर तुम्हें हथियार चाहिए तो हमारे यहाँ से ले लेना, ठीक है। वो क्या काम करता है, लड़ाई कहीं भी हो, हथियार सबसे ज्यादा अमेरिका वालों के प्रयोग होते हैं और वो बेचता है आराम से, ठीक है। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इसराइल का युद्ध हो, गाजा पट्टी का, मैं ये सारी चीजें चल रही हूँ, कहीं भी चल रहा हो, ठीक है। और भारत का जब पाकिस्तान से कुछ चल रहा था थोड़ा बहुत विवाद, तब भी अमेरिका ने यही बोला था कोई मदद चाहिए तो बता देना, मतलब हथियार चाहिए तो बता देना। तो ये इन्होंने दोनों विश्व युद्ध में क्या काम कर लिया, लोन देने का काम कर लिया, ठीक है। कि भाई जिसको भी पैसे की जरूरत है अमेरिका से ले सकता है। तो अमेरिका क्या कर रहा था, कर्ज देने का काम कर रहा था लोगों को मतलब फ्रांस को कर्ज दे रहा था, ब्रिटेन को कर्ज दे रहा था, रूस को कर्ज दे रहा था, ठीक है। अब कर्जा दे रहेंगे तो ब्याज भी आएगी, तो ब्याज आएगी तो पैसे आएंगे अपने घर में, पैसे आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भागने लगेगी। तो वही अमेरिका क्या हुआ कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो भागने लगी, मतलब वृद्धि होने लगी उसमें।
ठीक है, तो दोनों विश्व युद्धों में अमेरिका को भरपूर फायदा रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार किसके बिके? अमेरिका के बिके। ठीक है, युद्धोत्तर सुधार। युद्धोत्तर सुधार का मतलब है, युद्धोत्तर का पहले मतलब समझिए कि युद्धोत्तर होता क्या है। युद्धोत्तर का मतलब होता है युद्ध के बाद क्या क्या सुधार हुए। उत्तर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, युद्ध उत्तर का मतलब है युद्ध के बाद कौन कौन से सुधार हुए, वो हम इस पैरा में जानेंगे। आइए देखते हैं। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि जो नुकसान हो गया, अब मान लो दिवाली आई, ठीक है, आपने 2-3 हजार के बम फोड़ दिए, अब वो पैसे तो वापस आने से रहे। ठीक है, अब वो पैसे कहाँ से वापस आएंगे? जो आपने फोड़ दिए बम, वो तो वापस आएंगे नहीं। तो उनको वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा काम करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप 2-3 हजार रुपए कमाओगे, तो वो जो घाटा आपने करा है दिवाली पे जो बम फोड़े हैं उनकी भरपाई होगी। ठीक है, बड़ी मूर्खता लगती है मुझे तो, पता नहीं कैसे लोग ऐसे होते हैं कि इतने इतने सारे बम पटाखे फोड़ते हैं। अरे दिवाली है, ज्यादा खुशी हो रही है, 2-4 फुलझड़ी छोड़ लो, एक आध पटाखे छोड़ लो, बम बम जो भी होते हैं एक आध बहुत है ना। पूरा की पूरा दिखाएंगे, पूरे मोहल्ले को लड़ियां बिछा देंगे उसमें, गली में पूरा प्रदूषण मचा देंगे। पैसों में आग लगाने, मतलब ज्यादा ही आग लगाने का शौक है तो गड्डी रखो और मोहल्ले वालों को पहले बुला लो कि भाई आ जाओ भाई सब लोग, हम गड्डी में आग लगा रहे हैं, और आग लगा दो, छुट्टी, बात खत्म। पता नहीं क्या मजा आता है मेरे को समझ, आज तक मुझे यही चीज समझ में नहीं आई कि 2-3 हजार के बम पटाखे फोड़े क्यों जा रहे हैं। मतलब एक आध सुरी वगैरह में, पटाखे वगैरह में काम हो सकता है। और मैं अपने बच्चों से बिल्कुल हमेशा बोलती हूँ दिवाली पर कि जितना भी कम में काम चल जाए, 2-4 में ही काम चलाओ, ज्यादा पैसों में आग लगाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और कोई भगवान भी नहीं देख रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं तुम बड़े बेवकूफ इंसान हो, मेरे नाम पर इतना सारा प्रदूषण फैला रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये बम पटाखों के का जो आविष्कार है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में हुआ है। ठीक है, कोई सनातन संस्कृति में पहले से बम पटाखे नहीं फोड़े जा रहे थे, है ना। जो लोग हिंदू हैं मैं उनको बता रही हूँ कि, और जो लोग मुस्लिम भी है मैं उनको भी बता रही हूँ, सिख ईसाई उन सबको भी बता रही हूँ कि तुम लोग अपने अपने त्योहारों पे बम पटाखे मत फोड़ा करो, क्योंकि ये जो बम पटाखे फोड़ने का चलन है ये विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ है। उससे पहले दुनिया में कहीं भी बम पटाखे नहीं फोड़े जा रहे थे, और जितने भी धर्म है वो सारे के सारे विश्व युद्ध से पहले के बने हुए हैं। ठीक है, सनातन संस्कृति तो अनंत काल से चली रही है। ठीक है, इसका तो कोई है ही नहीं कि अब कब से है कब से नहीं है, मतलब अनंत काल से ही है, जब से दुनिया बनी है जब से ही चल रही है। हिंदू हिंदुओं की संस्कृति, सिख भी इससे पहले बने हैं, बौद्ध धर्म भी इससे पहले बना है, सारे धर्म पहले बने, तो बम पटाखे पहले छूटते नहीं थी, नई नई परंपराएं लोग अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको अवेयर रहना है और इन सब चीजों को छोड़ना है। तो युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति से निपटना था वो बहुत मुश्किल हो गया था। अब क्या कर रहे थे? युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा, उसे झेलना पड़ा जो युद्ध में सीधे तौर पर भाग ले रहा था। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत और जापान में औद्योगिक विकास होने लगे। औद्योगिक विकास किस लिए होने लगे? क्योंकि ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे वो क्या कर रहे थे? वो तो बम पटाखे बना रहे थे, क्योंकि उन्हें युद्ध में जीतना था। अब भारत में कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, कुछ कुछ चीजें बनाई जाने लगी। अब ब्रिटेन से जो व्यापार था वो कम होने लगा, मतलब ब्रिटेन से सामान कम हो गया आना, और भारत जापान ने अपना अपना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहली बार वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त हुई। ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब ब्रिटेन का जो वर्चस्व चल रहा था भारत में, ठीक है, ब्रिटेन का सारा सामान भारत में बिकता था। अब युद्ध के समय ब्रिटेन में सामान बन नहीं रहा, जो बन रहा है वो युद्ध का ही सामान बन रहा है, तो ब्रिटेन से वो सामान यहाँ बिकने आ नहीं रहा, तो भारत ने अपना बनाना शुरू कर लिया। अपना बनाना शुरू कर लिया तो फिर अब ब्रिटेन पैसे पहुंच नहीं रहे, पैसे तो जब भी पहुंचेंगे जब सामान बिकेगा। ठीक है, तो ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। ठीक है, ब्रिटेन भारत से तो भारत में तो मुश्किल हो ही गई क्योंकि सामान नहीं बिक रहा, तो अब उसको जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर लिया जमकर कर्ज लिया, सॉरी, जमकर कर्ज लिया। ठीक है, मतलब लोन लिया कि भैया पैसे दे दो, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, अब बस हम जीतने ही वाले हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में दब गया। ठीक है, अब इसका नुकसान ब्रिटेन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के पास तो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, कौन? भारत। तो उसने क्या किया? नए नए टैक्स लगा दिए भारत पर, और यहाँ से पैसा वसूल किया, अपनी अर्थव्यवस्था को चमका लिया, और वो तो संपन्न देश दोबारा बन गया, और हम जो भारतीय थे वो कंगाल हो गए। ठीक है, यही हुआ था ना। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, मतलब सबकी स्थिति क्या हो गई? खराब होती चली गई, पैसे सबके पास कम होते चले गए, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ। ठीक है, पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने
लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो पहले केवल ब्रिटेन में और मतलब यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, यूरोप में सामान बनता था, बाकी देशों में ये बेचते थे। जब युद्ध लंबा खिंचा तो लोगों ने अपने यहाँ अपने अपने देशों में सामान बनाना शुरू कर लिया अपनी मांग के हिसाब से। अब बाकी देश भी बना रहे हैं सामान। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप भी बनाने लगा। अब यूरोप बनाने लगा तो यूरोप का सामान नहीं बिक रहा, ठीक है, बाकी दुनिया का सामान नहीं बिक रहा। अब जिसका सामान सस्ता होगा उसका ही बिकेगा, बना सब रहे हैं। तो क्या होने लगा, कहीं ना कहीं जो उत्पादन के जो रेट थे वो गिरने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि अब उतने सामान की जरूरत ही नहीं है। मान लो पहले तो यूरोप क्या कर रहा था, बम गोले बना रहा था, अब युद्ध खत्म हो गया, बम गोले बनाने खत्म, तो फिर वो फैक्ट्री दोबारा से दूसरा दूसरा काम करने लगी। अब भारत ने बनाने शुरू कर दी, अफ्रीका के भी कुछ जगह बनना शुरू हो गया, जापान में भी बनना शुरू हो गया। अब सामान तो बन रहा है, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं कम, तो क्या हो गया, फिर बेरोजगार होने लगे लोग और उत्पादन गिरने लगा। ठीक है, जब सामान बना बिक नहीं रहा तो बनना भी बंद हो गया, जब बनना बंद हो गया तो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। ठीक है, इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गया। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चित युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। मतलब युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा संकट कौन सा हो गया कि भाई काम नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी, क्योंकि अब बाकी के लोगों ने, यूरोप के अलावा बाकी के लोगों ने भी कृषि करना सीख लिया था, अनाज उगाना सीख लिया था, सारे काम सीख लिए थे। ठीक है, क्योंकि 4 साल कम नहीं होते किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए। उन्होंने 4 सालों में काफी जो भी और जो देश थे उन्होंने अपना अपना सब कुछ खड़ा कर लिया, अपने उद्योग खड़े कर लिए, अपनी कृषि करना शुरू कर लिया, अपना सब कुछ स्टार्ट कर लिया। तो क्या हुआ, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में आ गई। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। मतलब पहले जो गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता था, यूरोप करता था। लेकिन युद्ध के बाद युद्ध के दौरान क्या हुआ, युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि व्यापार कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, एक दूसरे का सामान एक दूसरे के देश में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अगर दुश्मन देश का जहाज किसी ने भी देख लिया तो वो पानी में डुबा देते थे, तो नुकसान होता था, इसलिए व्यापार ठप पड़ गया। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक से बढ़ने लगी। ठीक है, तो लोगों ने जो जो उनकी जरूरत का सामान था अपने अपने देशों में उगाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। अब क्या हुआ कि महिलाएं भी काम करने लगी, फिर लोगों को युद्ध से सैनिक आए तो फिर वो भी अपने अपने गांव लौट गए और अपने अपने गांव में खेती करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर जो पैदावार है वो ज्यादा होने लगी और आदमी कम थे। ठीक है, विश्व बाजारों में गेहूं अति के हालत पैदा हो गई। मतलब गेहूं ज्यादा था, खाने वाले लोग कम थे, खरीदने वाले भी कम थे। जब हमें यूज ही नहीं आ रहा, हम खरीदेंगे क्यों? अनाज को ऐसी चीज थोड़ी है कि रख लो 20 साल बाद काम आएगा। ये तो एक ज्यादा आप 1 साल रख सकते हो। ठीक है, 1 साल के बाद अपना भी खराब होने लगता है अनाज, तो ज्यादा रख नहीं सकते, तो फिर ज्यादा खरीद के क्या करेंगे? तो मार्केटों में ऐसे ही पड़ा रहा। देखो आपने कई बार देखा होगा, टमाटर फेंक देते हैं किसान, प्याज फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? कि मार्केट में बिक नहीं रही। ठीक है, मार्केट में 1-2 रुपए किलो बिक रही है, उतने पैसे तो उसको खेत में से निकालने में ही लग जा रहे हैं। ठीक है, मजदूर भी तो पैसे लेते हैं ना सब्जी काटने के, छाटने के। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे संकट में फंस गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ठीक है, अब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और उपभोग हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है वो हम इस पैरा में देखेंगे। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। क्यों तेज रही? अमेरिका ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कैसे भी युद्ध में शामिल नहीं था, पहली बात, तो नुकसान हुआ ही नहीं। दूसरी चीज, अमेरिका क्या कर रहा था, लोन दे रहा था। अब जब लोन देगा कोई आदमी तो ब्याज के पैसे आएंगे, घर बैठ के ब्याज खा रहा था वो आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा प्रभाव दोनों ही विश्व युद्ध का नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ी है। और अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध की, तो बस इतनी ही जंग लड़ी है कि अपने यहाँ से परमाणु बम लोड करे हैं और जापान में छोड़ दिए हैं। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बस 2 बम गिराए दोनों विश्व युद्ध में बस। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई अमेरिका ने नहीं करी है, तो वहां की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है युद्ध के। और भारत का भी नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का जो नुकसान हो रहा था इंग्लैंड हमारे यहाँ से भरपाई कर लेता था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें नुकसान हो रहा था उसका। वो ब्रिटेन क्या करता था, हम पे टैक्स लगा देता था, टैक्स के जरिए पैसे ले लेता था हमारे यहाँ से, है ना, या फिर हमारे यहाँ के किसानों से मार पीट के ज्यादा काम करवा लेता था और दूसरी जगह उनको बेच के फायदा कर लेता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो
व्यवस्था को झटका लगा, लेकिन 20 के दशक की शुरुआत सालों से ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर चलने लगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तेज जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, आपको भी देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब फालतू की बातें कम करेंगे, पढ़ने पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि वृहद उत्पादन का चलन था। ठीक है, वृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। ठीक है, मतलब उद्योग पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कौन? अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका के एक कार निर्माता थे, ठीक है, अमेरिका के एक कार निर्माता थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणता थे। ठीक है, मतलब जो अगर हम बात करें कार इंडस्ट्री की अमेरिका में, तो सारा के सारा जो बड़ा व्यापारी माने या फिर हम बड़ा उद्योगपति माने, तो वो कौन थे? वो थे हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया? कार बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बहुत बड़े पैमाने पर कार बनाना स्टार्ट किया था। इन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर काम स्टार्ट किया। देखो मैं आपको बता रही हूँ, और ये साइड में वीडियो भी मैंने लगा रखी है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पैरा का मैं मतलब बता रही हूँ। ठीक है, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और मुझे इसके बारे में जानकारी है ये क्या चल रहा था। चल ये रहा था कि वहां पर क्या चल रहा था, जो अमेरिका था वहां पर उद्योगीकरण चल रहा था। तो जो हेनरी थे वो एक बूचड़ खाने में गए। बूचड़ खाने मतलब जहाँ पर मांस काटा जाता है, मतलब किसी जानवर को काटेंगे, फिर वहां से मांस अलग करेंगे, हड्डियां अलग करेंगे, फिर उस मांस को पैकेट में बंद करेंगे और उसको फिर बेचेंगे। ठीक है, तो वो एक बूचड़ खाने में गए। वहां पर क्या चल रहा था कि सीक्वेंस से काम दिया गया था, यानी कि एक आदमी का काम है कि उस जानवर को नहलाएगा, ठीक है, उसको साफ करेगा, दूसरे का काम है उसको काटेगा, तीसरे का काम है खाल अलग करेगा, मांस अलग करेगा, चौथे का काम है उस मांस को साफ करेगा, पांचवें का काम है उस मांस को थैली में डालेगा, छठे का काम है उस मांस को पैकेटों में बंद कर देगा। ठीक है, कार्टूनों में बंद कर देगा। ठीक है, और अगले का काम है उनको माल को लोड करने का। तो ये एक तर्ज पे काम चल रहा था। ठीक है, साइड में आप वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा था? एक सीक्वेंस में काम चल रहा था। जब हेनरी फोर्ड ऐसे ही एक बूचड़ खाने में गए, यानी कि मीट फैक्ट्री में गए, तो उनको आइडिया मिल गया कि मुझे भी क्या करना है, ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तभी हमारा स्पीड से काम हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? एक मजदूर को एक काम दे दिया जाए, है ना, मतलब जो मजदूर है उनको एक श्रृंखला में काम दे दिया जाए। ठीक है, जैसे ये वाला जो मजदूर है इसका काम ये है कि इस मजदूर को गाड़ी का ढांचा सेट करना है। ठीक है, मतलब गाड़ी का कवर। दूसरे का क्या काम है? इसका काम है पहिए लगाना है गाड़ी में। तीसरे का क्या काम है? इसका काम है कि जो भी गाड़ी आएंगी, मतलब चैन से चलती रहती थी। जैसे आपने देखा है ना, जो एक्सीलेटर होता है, कभी अगर आपने मेट्रो में बैठे हो तो आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे जो सीढ़ियां जो चलती रहती है उनको एक्सीलेटर बोलते हैं। तो इस तरह की चैन चलती रहती थी। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने माल चेकिंग के लिए लगाया होगा ना उसमें, यानी कि अपने बैग वगैरह रखते हो, तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसे चैन चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से चैन चलती रहती है, आप सामान रखते रहो, आगे आगे वो सामान को ले जाती रहेगी, सामान चेक होता रहेगा और फिर दोबारा से ऐसे चैन चलती रहेगी, सामान रखते रहेंगे, आगे आगे बढ़ता रहेगा वो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक लाइन बना रखी थी और वो इस तरह से काम करती थी। तो पहला क्या कर रहा है? पहला उसका ढांचा तैयार कर रहा है, दूसरा उसमें टायर लगा रहा है, तीसरा उसमें खिड़की दर लगा रहा है, चौथा उसमें शीशे लगा रहा है, पांचवा उसमें हैंडल वगैरह जो भी कुछ काम है वो कर रहा है, चौथा उसमें क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है, पांचवा उसमें ग्रीसिंग कर रहा है। मतलब सबके काम बांट दिए गए। एक आदमी के पास एक ही काम था। ठीक है, लगातार उसको वही करना था, दूसरा काम उसको नहीं करना था। ठीक है, सबके काम बटे हुए हैं। अब मैं लाइन को पढ़ूंगी और आप समझ लेना कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल किस सीक्वेंस में बताया है। ठीक है, अब देखो, शिकागो के बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था। ठीक है, बेल्ट आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वही जो आप मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेंगे और वहां पर अपने बैग को रख देंगे और बैग चेक होता रहेगा और आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। तो जानवर को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड यानी कि हेनरी फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और दोनों के लिहाज से किफायती साबित होगा। तो कौन कौन से लिहाज से? पैसे के लिहाज से और समय के लिहाज से, मतलब जल्दी काम हो जाएगा। पहले कैसे बनता था कि दो आदमियों की जिम्मेदारी है पूरी गाड़ी बनाने की, तो उनको टाइम लगता था। लेकिन हेनरी ने क्या सोचा कि एक आदमी को एक पुर्जा लगाने का काम दो, तो काम कैसा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? असेंबली लाइन पर मजदूरों को
एक ही काम दिया जाता था, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को लगाते थे। मशीन ढंग से बार बार करते रहते, मशीनी ढंग से बार बार करते रहते थे। जैसे कि अब जो काम अब रोबोट करते हैं ना, जैसा काम कौन करते हैं, रोबोट करते हैं, वो काम कौन कर रहे थे, वो काम उस समय मनुष्य कर रहे थे, ठीक है, वर्कर कर रहे थे, फैक्ट्री के मजदूर कर रहे थे, ठीक है। अब ज्यादातर यूरोप में या चाइना में जो काम करते हैं वो रोबोट ही करते हैं, ठीक है। तो जो काम अब रोबोट करते हैं, जल्दी जल्दी मशीन वो बना देते हैं, गाड़ी या कोई भी मशीन बना देते हैं, वो काम पहले मनुष्य कर रहे थे और उसी रफ्तार से कर रहे थे जो मशीनी रफ्तार है, ठीक है। काम करने की रफ्तार इतनी तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट से किस रफ्तार से चलती है, मतलब जिस रफ्तार से वो बेल्ट चल रही है उस रफ्तार से काम हो रहा है। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, और ना ही कोई इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों से बातचीत कर सकता था, क्योंकि हर मिनट एक नई गाड़ी आ रही थी, ठीक है। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने में असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में, मतलब एक 3 मिनट में क्या बन रहा था, हर 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार हो रही थी। अब सोचो कितनी स्पीड से काम चल रहा था, ठीक है। सबके काम फिक्स थे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और कोई भी व्यक्ति ना पानी पी सकता था, ना एक दूसरे से बात कर सकता था, ना कुछ कर सकता था। आप 3 मिनट में गाड़ी बना रहे तो सोचो कितनी स्पीड से काम चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी स्पीड से काम चल रहा था जिस स्पीड से रोबोट करते हैं, मशीनें करती हैं, ठीक है। इससे पहले की पद्धति के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलना काफी मुश्किल था। अब बिल्कुल मशीन की तरह काम करोगे तो कितने घंटे काम करवाओगे, 2 घंटे 3 घंटे भी काम करना बहुत मुश्किल होता है इतनी स्पीड से, ठीक है। क्योंकि वे उनकी रफ्तार को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। मतलब मजदूर अपनी मर्जी से, अगर उनका हाथ दुख रहा, कुछ भी हो रहा, तो वो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हर 3 मिनट में एक गाड़ी बन रही, तो मतलब फिक्स था कि मतलब एक पुर्जा लगाने में एक मजदूर को 3 मिनट लगती होगी, ठीक है। तो सारे मजदूर एक गाड़ी पर टूट पड़ते थे, तो सब लोग क्या करते, 3 मिनट में एक पुर्जा लगाते होंगे लगभग, ठीक है। तो 3 मिनट में एक गाड़ी बन जाती थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हेनरी फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना कर दिया। अब मजदूर जो थे वो काम छोड़कर भागने लगे कि भाई बहुत ज्यादा काम है, हम तो दिक्कत हो जाती है, ना पानी पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ थोड़ा सा रेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़नी शुरू कर दी। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि प्रतिदिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1914 से वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया, ठीक है, कि पांच डॉलर मिलेंगे एक दिन के, ठीक है, काम करने के। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी, यानी कि ग्रुप नहीं बनेगा कोई भी मजदूरों का, ताकि आंदोलन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए उसने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ने लगी। यानी कि जैसे अगर 5 मिनट में एक गाड़ी बन रही थी, मान लो 2 मिनट 3 मिनट में एक गाड़ी बन रही थी, ठीक है। इस चैन पे क्या हो रहा था, 3 मिनट में मजदूर ये सारी मिलकर एक गाड़ी बना रहे थे, तो इन्होंने अब चैन जो थी वो थोड़ी और तेज कर दी, यानी कि 2.5 मिनट में या 2 मिनट में एक गाड़ी बनने लगी, ठीक है। किस किसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि अब मजदूरों की जो तनख्वाह थी वो दुगनी हो गई थी, तो अब काम भी उनसे ज्यादा लिया जाने लगा। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड जो थे वो संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। मतलब सबसे अच्छा फैसला क्या है, ठीक है। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया गया। 20 के दशक में ही यूरोप में भी यह नकल जो थी वो की जाने लगी। मतलब इस तरह से चैन पर काम होने लगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आदमी उस चैन पर खड़े होकर काम कर रहा है उसकी हालत कितनी खराब है ना। अब आप भी कुछ भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो ऑफिस में कहीं भी, तो कम से कम थोड़ा बहुत पानी पी लिया या कुछ बात कर ली, हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया, तो मूड फ्रेश रहता है और आदमी थोड़ा नया सा बना रहता है, काम में मन लगा रहता है। वो उसमें क्या है, उसमें तो मुझे लग रहा है आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाते होंगे। पूरे दिन एक ही काम करना है, एक ही पुर्जा लगाना है, तो आदमी का दिमाग ही खराब हो जाता होगा। ना किसी से बात कर पा रहे हैं, ना इधर उधर देख पा रहे हैं, ना कुछ। मतलब 3 मिनट में एक पुर्जा लगाना है, तो सोचो हालत ही खराब हो रही होगी आदमियों की। तो जितने भी रईस लोग होते हैं ना, उनमें आत्मीयता, प्यार, ये सब नहीं होता है। उनका बस उद्देश्य होता है काम 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 और बस काम, और काम से पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही वो लोग रईस होते हैं। वृहद उत्पादन पद्धतियों ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते बहुत सारे, मतलब ये हुआ कि जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी होने लगी। मजदूरों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मजदूरों ने भी कुछ दिन बाद गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर दी। फिर जब पैसे आएंगे, भाई ₹5 डेली का, $5 डेली का मिल रहा है, तो फिर वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब उपकरण भी खरीदने लगे, ठीक है। जब पैसे कमा रहे हैं तो क्या हो गया, फिर खर्च भी कर रहे हैं, तो लोग अमेरिका में क्या करने लगे, खर्च करने लगे।
फोन लेने लगे, रेडियो लेने लगे, फ्रिज लेने लगे, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें खरीदने लगे। ठीक है, धीरे धीरे ये चलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब लोग ये सब मेंटेन करने के चक्कर में कर्ज भी लेने लगे। ठीक है, कि कर्जे से ले लो, क्योंकि पड़ोसियों के पास तो फ्रिज है, अब हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो हमारी बेइज्जती होगी। पड़ोसियों के पास कार है, अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमारी बेइज्जती होगी, तो क्या करें, लोन लोन पे ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक कि घर मकान भी वहां पर कर्ज लेकर बनाए जाने लगे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आय उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ रहा था। ठीक है, उपभोग बढ़ रहा था मतलब जब पैसे आएंगे, जब रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, पैसा आएगा, जब काम करने जाओगे पैसा आएगा तो फिर आप उसको खर्च भी करोगे, है ना। और खर्च करोगे तो कहाँ करोगे, गाड़ी लोगे और वो लोगे, नई नई चीजें लोगे, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब। ठीक है, बढ़ते उपभोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार और व्यय आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। ठीक है, 1923 में अमेरिका के शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। ठीक है, यानी कि अमेरिका ने क्या किया, 1923 में फिर से दुनिया को लोन देना शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। ठीक है, यानी कि साहूकार। अमेरिका द्वारा आयातित और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा संकट से उभरने में मदद करी। ठीक है, क्योंकि उनको जब भी पैसे की जरूरत होती थी अमेरिका से ले रहे थे। ठीक है, और अमेरिका से माल भी ले रहे थे। ठीक है, कई बार उधार माल ले लेते थे, तो उनकी भी अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि में काफी सुधार हुआ, और ये सुधार किसकी वजह से हुआ था, अमेरिका की वजह से हुआ था, है ना। और जब जर्मनी भी बर्बाद हो रहा था तो हेल्प 1923 में किसने करी थी, अमेरिका ने करी थी, है ना। अमेरिका ने उसको लोन दिया था ताकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक हो सके। वहां के जो लोग भूखमरी से परेशान थे विश्व युद्ध की वजह से, उन उससे उभरने के लिए अमेरिका ने उनकी मदद करी थी, है ना। ये सब मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई थी जिससे दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब आप लोन देते रहोगे, ठीक है, एक आदमी है जो दे जा रहा है, ठीक है, मान लो मैं हूं और मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मेरी अर्थव्यवस्था 2 करोड़ की है, मतलब मेरे पास 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, सब लोन लेने के लिए आ रहे हैं, मैं सबको बांट रही हूँ, है ना। अब मैंने बांटते बांटते क्या किया, मैंने 2 करोड़ बांट दिए। अब मैं कह रही हूँ भैया ब्याज दो, अब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम ब्याज अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। पता चल रहा है कि मेरी रोज की जो रोटी खाने के लिए जो पैसे थे ना, वो भी नहीं बचे ब्याज के चक्कर में। ठीक है, मुझे लग रहा था कि सब लोग ब्याज देंगे, मैं रईस हो जाऊंगी, बाद में उन लोगों ने ब्याज देने बंद कर दिया, तो मैं कंगाली में जा रही हूँ। अब वही चीज 1929 में हुई थी अमेरिका के साथ, कि उसने पैसे तो सबको बांट दिए, अब सारी अर्थव्यवस्था, सारे लोग अपने अपने देश को सुधारने में लग रहे थे, अमेरिका के पैसे लौटा नहीं रहे थे। तो अमेरिका में क्या हुआ, महामंदी का दौर शुरू हो गया। और ना केवल अमेरिका में शुरू हुआ, अब जब अमेरिका के पास पैसे की कमी हुई तो जब कोई भी लोन लेने जाता तो अमेरिका मना कर देता, भाई मेरे पास ही नहीं है, तुम्हें कहां से दूं, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा नहीं, तुम पहले मुझे पैसे वापस करो जो तुमने पिछले साल लिए थे। तो अब लोग वापस नहीं कर रहे, तो लोग परेशान कि जो हर साल जो ब्याज हम ले रहे थे वो रुक गया। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया ने 1929 की जो आर्थिक संकट था वो झेला था। ठीक है, ये क्या है, ये एक वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, अमेरिका में, और झेल कौन रहा है, पूरा विश्व झेल रहा है। ठीक है, यही वैश्वीकरण है। विश्व युद्ध कहाँ हुआ, यूरोप में, नाम ही उसका विश्व युद्ध, लेकिन हुआ वो यूरोप में ही था। सारा संकट किसने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, यानी कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। ठीक है, और कोई एक देश को कुछ भी दिक्कत हो रही थी तो बाकी सभी देशों पर उसका इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी से पहले की, या हम 17वीं शताब्दी की बात करें, उस समय देश एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे। एक दूसरे देश में जो भी दिक्कत हो रही थी वो दूसरे देशों में नहीं जाती थी, चाहे महामारी हो, चाहे फसल खराब हो गई तो उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है तो दूसरे देशों को कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोग मिल रहे थे, जैसे जैसे उद्योगीकरण हो रहा था, पूरी दुनिया आपस में जुड़ रही थी, एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होने लगा, एक दूसरे से जो देश थे वो कनेक्ट होने लगे। अब किसी एक देश में मुसीबत आ रही तो सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। जैसे विश्व युद्ध में हुआ, यूरोप में विश्व युद्ध हुआ, लेकिन पूरी दुनिया प्रभावित हुई। ठीक है, विश्व युद्ध कहाँ हुआ, इतने एरिया में हुआ, यही तो है यूरोप, यहाँ पे युद्ध हुआ, लेकिन प्रभावित पूरी दुनिया हुई। अब जब मंदी आई, जो महामंदी आई, वो आई अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस एरिया में महामंदी आई, लेकिन क्योंकि ये पूरी दुनिया आपस में मिली जुली थी, ठीक है, अमेरिका से लोगों ने लोन ले रखा था, तो फिर बाद में अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया, तो और भी ज्यादा उनकी भी अर्थव्यवस्था डाउन जाने लगी। यानी कि 1929 में जो महामंदी आई, जो बेरोजगार हो रहे थे लोग,
जो लोगों के पास नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई तो पैसे खत्म हो गए। भाई कहाँ से आते हैं हमारे पास पैसे, नौकरी करते हैं वहीं से पैसे आते हैं ना। तो पैसे खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था थी वो खत्म होने लगी थी। बिल्कुल वही हाल हो गया था जो कोरोना में हुआ था, काम धंधे सारे चौपट हो गए, कहीं से कोई पैसे की उम्मीद नहीं आ रही, जो सरकार राशन बांट रही थी उससे ही लोग काम चला रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने, अगर मैं कहूँ कि 30-40 लोग केवल सरकार के राशन पर डिपेंडेंट थे तो बिल्कुल झूठ नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। 30-40% लोग जो भूखमरी से नहीं मरे, उसका मेन कारण यही था कि गवर्नमेंट ने फ्री में राशन बांटा, अगर नहीं बांटती तो मरते लोग भूखे, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे देश में 30-40% लोग ऐसे हैं जो रोज खाते हैं, रोज कमा रहे हैं। 2 साल तक लॉकडाउन रहा था, 2 साल तक पेट भरना अपने आप में एक चुनौती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस महामंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना गया कि कृषि क्षेत्र और समुदायों पर इसका बुरा असर पड़ा। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादनों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही, ठीक है। यानी कि जो खेती से जो प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक है, ब्रेड है या पापे हैं या बिस्किट, ये सब उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि किसानों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस मंदी के कई कारण थे, यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कितनी कमजोर हो गई थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बन गई थी, क्योंकि सब देशों ने अपने अपने यहाँ अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सब लोग क्या बन गए थे, आत्मनिर्भर बन गए थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, कृषि ज्यादा होने लगी, उत्पादन ज्यादा होने लगा तो कीमतें गिरने लगी। कृषि उत्पादन की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा किया जा सके। यानी कि किसान सोच रहे थे कि अगर कम कीमत पर हमारा अनाज बिक रहा है तो हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें ताकि जो हमारा नुकसान हो रहा है वो पूरा हो सके, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे नहीं थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना और आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका के उद्यमियों के होश उड़ गए। यानी कि जब वही वाली बात है ना, अमेरिका के पास कुछ नहीं रहा तो वो दूसरे देशों को क्या देगा, तो सारा की सारा मामला गड़बड़ हो गया। 1928 के पहले 6 महीने तक विदेश में अमेरिका का कर्ज $1 था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल 1/4 रह गया। यानी कि अमेरिका के लोग क्या कह रहे थे दूसरे दूसरे देशों से कि भाई हमने जो पैसे दे रखे हैं ना उन्हें वापस कर दो, ठीक है, अब हमें कुछ नहीं सुनना क्योंकि हमारे पास पैसे बचे नहीं है दाल रोटी के आटे के, तो आप क्या करो, हमने जो पैसे उधार दे रखे थे हमारे पैसे वापस दो। अब लोग अपनी अर्थव्यवस्था बना रहे थे, जबकि अमेरिका क्या कर रहा था, उनसे पैसे ले रहा था कि जो ब्याज पे दे रखे हैं वो पैसे दो क्योंकि हमारा खर्च नहीं चल रहा। तो इससे क्या हुआ, लोगों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया, ठीक है। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना रहा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से दुनिया भर पर असर पड़ा, ठीक है। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों में मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, उसी तरह से ब्रिटेन की क्या है, पाउंड भी बच नहीं पाया। लैटिन अमेरिका का मतलब है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका का मतलब है मैक्सिको और पूरा दक्षिण अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका, ठीक है। किसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये मैक्सिको और पूरा की पूरा दक्षिण अमेरिका को क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका, ठीक है। यूएस से अलग है, लैटिन अमेरिका अलग है। यूएस से कौन सा है, एक मिनट, यूएस से कौन सा है, यूएस से ये पीला वाला है, ठीक है, ऑरेंज वाला है, सॉरी, ये ऑरेंज वाला क्या कौन सा है, ये यूएसए यानी कि अमेरिका है, अमेरिका देश है। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको मिला के बनता है लैटिन अमेरिका, ठीक है। कहाँ थे हम, भूल गई मैं, कहाँ पर थे, याद नहीं आ रहा, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। औद्योगिक देश में भी मंदी का बुरा असर पड़ा, अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दे चुके थे उनकी वसूली करने लगे। और जो किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि सस्ते रेट पे बिक रहा था, तो कहाँ बेचेंगे वो बेचारे, ठीक है। वो बेचारे क्या हो गए, परेशान हो गए। देखो हम यहाँ पर थे, लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि के कच्चे माल की कीमतों में तेजी से लुढ़कने लगी। यानी कि पूरे दक्षिण अमेरिका में, मैक्सिको में क्या हुआ, कीमतें क्या होने लगी, कम होने लगी दिन पे दिन। और इससे क्या हुआ, आयात पदार्थों का दुगना सीमा शुल्क हो गया, यानी कि टैरिफ बढ़ गया, ठीक है। आजकल आप न्यूज में देख रहे हैं ना टैरिफ के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि जो
वस्तुएं पूरी दुनिया से खरीदी जा रही थी, ठीक है। जो वस्तुएं दूसरे दूसरे देशों से खरीदी जा रही थी अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए, जब हम खरीदते हैं दूसरे देशों से तो क्या बोलते हैं, आयात, और हम जब दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात, ठीक है। तो जो चीजें हम दूसरे देशों से खरीद रहे थे, मतलब उस समय जो खरीदी जा रही थी, उन पर उन्होंने टैक्स दुगना कर दिया कि भाई हम दुगना टैक्स लेंगे। यानी कि पहले अगर हम किसी चीज पर 100 रुपए टैक्स ले रहे थे अपने अपने देश में बिकवाने के लिए, तो अब क्या लेंगे, 200 रुपए लेंगे, ठीक है। जैसे चाइना का कोई माल चाइना वाले हमारे यहाँ बेचते हैं ना, तो हाँ, पहला भारत सरकार उस पर टैक्स लेती है ना। तो भारत सरकार टैक्स तय करती है, और फिर वो टैक्स लगने के बाद वो कोई भी व्यापारी हमारे यहाँ सामान बेच पाता है। कितना रह गया, अभी थोड़ा सा रह गया, चलो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया, आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जो चीजें थी वो कुर्क हो गई। कुर्क क्यों हो गई, क्योंकि लोन लेने की आदत पड़ गई ना लोगों को, कि लोन लेकर अपने शौक पूरे कर लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, तो ये सारी चीजें जो थी वो धराशायी हो गई और कुर्क की होने लगी। 20 के दशक में उपभोक्ता संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात खत्म हो गई, ठीक है। आखिरकार अमेरिका बैंक व्यवस्था भी धराशायी हो गई, यानी कि बैंक दिन पे दिन क्या होने लगे, बंद होने लगे। निवेश के अपेक्षित लाभ ना पा सकने के कारण, कर्ज वसूल न कर पाने के कारण, जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटाने के कारण हजारों बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए, और दिन पे दिन जो बैंक थे वो बंद होते जा रहे थे। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी, ठीक है। अब 1,10,000 कंपनियां चौपट हुई हैं, सोचो कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए होंगे। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देश में आर्थिक संकट से उभरने के लिए संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी छाप पड़ने लगी और वह जल्दी ही मिटने वाली नहीं थी। यानी कि ये जो आर्थिक संकट गहराया, ये इतना बुरी तरह गहराया कि इसकी चपेट में लगभग सभी देश आ गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारत और महामंदी, ठीक है। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, भारत और महामंदी। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट लगेंगे बस। भारत और महामंदी, यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से व्यापार पर, भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरू तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। यानी कि आप समझ रहे हो ना कि दो देश, जो सारे दुनिया थी वो किस तरह से आपस में जुड़ चुकी थी। तो इस महामंदी पर भारत में भी असर पड़ा। भारत उस समय किसका अधीन था, इंग्लैंड का, ठीक है। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंची। मैंने आपको ऊपर भी यही बताया कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या क्या नुकसान होता है। यही होता है ना कि किसी एक देश में कोई भी दिक्कत हो रही है तो सभी देश उससे प्रभावित हो रहे हैं। वैश्वीकरण माने कि पूरी दुनिया आपस में जुड़ रही है, ठीक है। कोई देश तरक्की कर रहा है तो बाकी देशों के लिए भी अच्छी खबर है, कोई देश अगर डाउन में जा रहा है तो बाकी देशों के लिए भी बुरी खबर है, ठीक है। और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठे थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि उपनिवेश भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और मालों का आयातक बन चुका था। यानी कि जो औपनिवेश भारत था, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा जो शासित भारत था, उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारी चीजों को हम बेच रहे थे, निर्यात माने बेचा जा रहा था भारत से बाहर, और बहुत सारी चीजों का आयात किया जा रहा था, यानी खरीदा जा रहा था। यही क्या है, वैश्वीकरण है, कि लेन देन करना दूसरे लोगों से, ये क्या है, वैश्वीकरण है। तो यानी कि वैश्वीकरण हो चुका था उस टाइम पर। महामंदी ने भारत व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। यानी कि माल बिक भी नहीं पा रहा था और माल हम खरीद भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब बिकेगा तो पैसे आएंगे तो हम दूसरी चीज खरीदेंगे। अब जब हमारा ही कोई नहीं खरीद रहा, हम कैसे खरीदेंगे किसी का, ठीक है, जब हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गई, ठीक है। तो मतलब हमारा भी वही हुआ जो बाकी देशों का हो रहा था। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। यानी कि पहले अगर 1 क्विंटल 100 रुपए का था तो अब कितने का रह गया, 50 का रह गया, ठीक है। और इसी से उभरने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था, हम पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया था। तो किसानों ने आंदोलन किया था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने किसानों का साथ दिया था कि एक तो हमारा जो गेहूं है वो बिक नहीं रहा सही रेट में, और ऊपर से ये लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, हम टैक्स कहाँ से देंगे जब हमारा ही माल नहीं बिक रहा। तो शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। शहरी लोगों को क्यों नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शहरी लोग क्या कर रहे थे, नौकरी करते थे ज्यादातर लोग। लेकिन किसान जब माल उत्पादन कर रहा है, ठीक है, गेहूं उगा रहा है, मक्का उगा रहा है, उसकी बिक नहीं रही तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा माइनस में चला जाएगा। अब ये ऐसी चीज है नहीं कि 10-5 साल रख लो, अगली आगे बेच देंगे जब ठीक होगा।
किसान के पास इतना जगह भी नहीं होती है कि वो अपनी फसल को पूरी साल अपने घर में रोक सके, प्लस उसको पैसे भी चाहिए खर्चा करने के लिए। तो उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। शहर वालों की हालत इसलिए खराब नहीं हुई क्योंकि वो दूसरे लोगों के यहाँ काम करते थे फैक्ट्रियों में, और उनको लगी दगी तनख्वाह मिलती थी, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी की अर्थव्यवस्था कहीं भी जाती रहे। ठीक है, यद्यपि कृषि उत्पादकों की कीमत तेजी से गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने में साफ इनकार कर दिया। ठीक है, मैं यही बात बोल रही हूँ कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर आंदोलन चलाए थे बहुत सारे, ठीक है, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए। इससे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं तो फिर भी हमारे देश में काम आ जाएगा। अब जूट है, अब जूट का क्या करेंगे, जूट उत्पादन कर लिया, किसी के पास 50 बीघे खेत है, उसमें जूट उत्पादन कर लिया, अब जूट सारा की सारा बाहर बेचना है। ठीक है, अब वो कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अब खाएंगे क्या, जूट बेच के पैसे आएंगे तभी तो अनाज खरीदा जाएगा, जूट बिक नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, तो क्या करें, फिर लोगों की हालत ही खराब होगी ना। बंगाल के जूट पर्सन उत्पादकों को ही देख लीजिए, वे कच्चा माल पर्सन उगाते थे। ठीक है, जिससे कारखानों में टाटा की बोरियां बनाई जाती थी। मतलब जो पटसन था पश्चिम बंगाल में जो उगाया जाता था, उससे क्या होता था, जो टाटा की जो फैक्ट्री है ना, जमशेद टाटा जी जो थे दादा, ठीक है, जो रतन टाटा थे, उनके ही दादाजी थे ना। तो जो टाटा थे, ठीक है, जो टाटा की जो कंपनी है वो क्या करती थी, उनकी जो बोरियां बनाई जाती थी वो उस पर्सन से बनाई जाती थी। जब टाटा का निर्यात बंद हुआ, यानी कि जब टाटा का माल विदेश में बिकना बंद हो गया, तो टाटा ने पर्सन खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अब बोरी की जरूरत ही नहीं है। जब माल ही नहीं बिक रहा तो बोरियों को क्या करेंगे बना के। तो फिर क्या हुआ कि जो लोग पटसन की खेती कर रहे थे उनको दिन पे दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि अब टाटा कंपनी उनका माल नहीं खरीद रही थी। ठीक है, तो इस पे ही एक गीत लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से पढ़ना, मैंने भी पढ़ा था, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पूरे देश में काश्तकार पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए थे खर्चे पूरा करने के चक्कर में। अब देखो, एक पर्सन का उदाहरण दे रखा है, लेकिन पर्सन थोड़ी, चाय कॉफी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम दूसरों को बेचने के लिए उगाते हैं, हम उसका इस्तेमाल कितना करेंगे। ठीक है, नमक बना रहे हैं, चाय कॉफी या कुछ भी, साबुन वगैरह, एक लिमिट तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, गेहूं तो फिर भी काम आ जाएगा, मक्का फिर भी काम आ जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत आप खा लोगे, अपने रिश्तेदारों को बांट दोगे, ठीक है, उनसे कुछ और चीज ले लोगे। अब पटसन को कौन लेगा, कॉफी को कौन लेगा, चाय को कौन लेगा, नमक को कौन लेगा, धनिया मिर्च को कौन लेगा, है ना। एक लिमिट से ही तो खाएगा इंसान, और उगाया जा रहा है बड़ी मात्रा में, तो उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तो लोग बेचारे परेशान हो गए। पूरे देश में काश्तकार पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए, खर्चा पूरा करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो गई थी। ठीक है, जो उन्होंने पहले से बचा रखा था वो भी खत्म हो रहा था। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रखी थी, घर में जो भी गहने जेवर थे वो बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। यानी क्या क्या हुआ कि अब सोना ले जाने लगे कौन, ब्रिटेन के लोग। ठीक है, और इसी सोने से ब्रिटेन के लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था चमका ली और हमारी डुबा दी। ठीक है, इसी सोने से चमका ली उन्होंने, क्योंकि अब माल तो वो बेच नहीं पा रहे, भारत का माल विदेश में बिकेगा तो उनको भी पैसा मिलता था ना, उनको ज्यादा फायदा था, हमारे लोगों को तो कम फायदा था। अब पैसे नहीं मिल रहा था, उन्होंने क्या किया, सोना बेचना शुरू कर दिया विदेश में। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स, आप किन्स को पढ़ेंगे, जो अर्थशास्त्री हैं, ये बहुत माने हुए अर्थशास्त्री हैं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। किन्स ने लिखा था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने की काफी मदद मिली। कैसे मिली कि यहाँ से सोना जा रहा है और वो जो ब्रिटेन के लोग हैं उस सोने से दूसरा सामान खरीद रहे हैं। अब जब सामान खरीद रहे हैं तो किसी से तो सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे सामान खरीद रहे हैं उसके घर में सोना जा रहा है, उसके घर में पैसा जा रहा है। ठीक है, इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो सोना चला गया ना। किसानों की जो वाइफ थी उन्होंने सोना गिरवी रखा था, उस सोने को वो बाहर बेच दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने, तो हमें क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने भारतीय लोगों से बोला था कि आप बिल्कुल विनम्रता से इनके कोई भी नियम कानून मत मानो, क्योंकि अब हमें आजादी चाहिए, हमें इनका कुछ नहीं चाहिए, अंग्रेजों का। ठीक है, यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं थी। कीमतें गिर जाने के बावजूद शहर में रहने वाले ऐसे लोगों को हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, और जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बनाया भाड़ा मिलता था, या मध्य वर्गीय वेतनभोगी, मतलब जो जॉब करते थे उनको नुकसान नहीं था, नुकसान उनको था जो खेती कर रहे थे या ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे, ऐसा उत्पादन कर रहे थे जो विदेश में बिकता था। ठीक है, अब विदेश वाले ने खरीदना बंद कर दिया तो वो प्रोडक्ट खराब हो रहे थे, तो उससे उनको नुकसान हो रहा था। तो शहरी लोगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा जो नौकरी करते थे। ठीक है,
अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसका जो 4th पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कोई भी कमी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप बताएंगे तभी तो मैं उस कमी को सुधारूंगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।